नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मिशन 2023 की तैयारियां हर तरफ शुरू हो रही हैं। काउंटडाउन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सियासतदारों की जुबानी तल्खी इस बात का इशारा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में अब चुनाव को लेकर पूरा माहौल टाइट हो चुका है। कोई चुनौती दे रहा है तो कोई 2018 के चुनाव परिणाम की याद दिला रहा है। इन सब के बीच आरक्षण और धर्मांतरण के मुद्दे जिंदा हैं। शायद ये मुद्दे चुनाव तक जिंदा भी रहेंगे, लेकिन जिस तरह की तल्खी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच दिख रही है, उससे एक बात तो बेहद साफ है कि आने वाला वक्त इतना आसान न तो बीजेपी के लिए है और न ही कांग्रेस के लिए। वह भी तब जब बस्तर एक नए दौर से गुजर रहा है और सरगुजा सियासी उथल पुथल से घिरा हुआ है। तो क्या उसी चुनौतियों को कमतर करने के लिए जुबानी तल्खियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, या फिर वाकई में मुद्दे का भाव है? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सियासतदारों की सबसे बड़ी पंचायत में मुद्दे ना के बराबर उठे, और कुछ उठे भी तो सियासी सुर में दब गए। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि 2023 का चुनाव सिर्फ 15 बनाम 5 होगा, या फिर मुद्दे गिनाने में एक दूसरे के बीच शब्दों की सीमा लांघने की तैयारी होगी। चर्चा आज इस विषय पर 15 बनाम 5। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। उसके पहले चलिए आपको सुनवाते हैं पक्ष और विपक्ष आखिर इस पूरे मुद्दे पर कहते क्या है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं। जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा, और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों और कांग्रेस के 5 सालों की तुलना के आधार पर चुनाव मैदान में जाने की बात कहकर सेल्फ गोल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 13,000 प्रति व्यक्ति आय को लेकर 92,000 रुपए तक लेकर गई। 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन को बढ़ाकर 22,000 मेगावाट किया गया। किस पैमाने पर तुलना करना चाहते हैं? मोहन मरकाम जी को खुली चुनौती देता हूं कि उनके साथ डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। वो कब आ रहे हैं इसको बताएं। हम गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा रहे हैं कि मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है। भूपेश बघेल जी मुझे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। केंद्र की सरकार ने बार बार पत्र लिखा, राज्य सरकार को बार बार आग्रह किया कि आप राज्यांश दें ताकि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल सके। चुनाव आने वाला है, जब समझो कि इस प्रकार का ड्रामा शुरू हो तो समझ जाओ कि चुनाव एकदम नज़दीक आने वाला है। अब जब पीएम आवास में जो दिक्कतें जा रही थी, सेंट्रल से जो हमारा लेनदारी था वो मिल नहीं रहा था, उस समय तो इनका ना कहीं धरना दिखा ना प्रदर्शन दिखा। जब हम लोगों ने राशि जारी कर दिया है, काम अब शुरू होने वाला है, तो ये लोग नया एक ड्रामा कि हम पीएम आवास के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और दबाव में आकर के सरकार ने किया। अरे सरकार ने तो कर दिया है, उसमें क्या रखा है? आपने कि क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष ने, कोई चैलेंज दे रहा है तो कोई प्रधानमंत्री आवास की याद दिला रहा है, कोई ये कह रहा है भाई अब तो पैसे जारी कर दी हैं, अब पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हैं। तो देखिए, चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत हमले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि शायद मुद्दों की कमी हो गई छत्तीसगढ़ में। क्या मुद्दे नहीं हैं? विधानसभा सत्र हमने देखा, एक दिन विधानसभा सत्र चला, दूसरे दिन कांग्रेस को प्रदर्शन करना था, तीसरे दिन बीजेपी को प्रदर्शन करना था। आखिर जनता के मुद्दे गए कहां? क्या वाकई में 15 बनाम 5 की लड़ाई रहकर ये सब कुछ सिमट जाएगा, या मुद्दे जनता के पटल पर भी आएंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रामअवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तिवारी साहब के पास चलता हूं। तिवारी साहब, चुनौती तो मिलेगी, ठीक है, अब समय आ गया चुनौती एक दूसरे को दें, लेकिन
व्यक्तिगत चैलेंज क्यों? सरकार की चुनौतियां, चलिए 15 साल हमने काम किया, 5 साल आपने काम किया, व्यक्तिगत चैलेंज बढ़ता जा रहा है। वो याद है ना आपको, मेरी कमीज जो है उसकी कमीज से सफेद, वही सब चीजें याद आ रही है। उसके शासन में धर्मांतरण हुआ, ये कहना है अरे उस वक्त हुआ था तो उस वक्त इतना हल्ला तो नहीं हुआ, अभी हल्ला हो रहा है। उस वक्त एसपी का सिर तो नहीं फूटा था, अभी फूटा। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं? तिवारी साहब यही लड़ते रहेंगे कि 15 साल आपने कुछ नहीं किया, हमने 5 साल ये किया। ये हो क्या रहा है तिवारी साहब? देखिए, ये एक रणनीति का हिस्सा है कि चुनाव को कुछ नेताओं के इर्द गिर्द ले जाके छवि को खराब करना या छवि बनाना, या नेतृत्व जो की कमी महसूस की जा रही है छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से, उस नेतृत्व में बताना कि हमारे नेतृत्व में काम हुआ है, उसके नेतृत्व में काम नहीं हुआ, उसका नेतृत्व खराब था और हमारा नेतृत्व बड़ा है। तो हमारे भारतीय राजनीति में नेतृत्व की बड़ी भूमिका रहती है। उस भूमिका को बताने की कोशिश आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हो रही है, पहली बात। दूसरी बात जो है, एक अच्छी ये बात है कि विकास कौन ज्यादा कराया कौन कम कराया, इसको लेकर एक तुलना हो रही है। इस तुलना में अपने अपने मापदंड हो सकते हैं। एक को 15 साल का बड़ा समय मिला, उसमें उसने क्या किया वो बता रहा है। दूसरे को 5 साल का मिला, वो किस तरह बता रहा है कि मैं धरती पुत्र हूं, मैंने किस तरह से काम किया। तो दोनों अपने काम का आकलन कर रहे हैं और वो जनता देख रही है कौन इसमें खरा उतर रहा है, कौन किसके करीब जा रहा है, और उसके बाद ही फैसला जो चुनाव में आएगा वो दिखेगा। ठीक। अमित साहू जी, ये धर्मांतरण को लेकर आप आवाज बुलंद करते हैं, कवासी लखमा कहते हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, 4 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। आप लोग बहुत जिम्मेदार नेता, मैं ओपी चौधरी साहब को मानता हूं, पहली बार हल्कापन नजर आया। पहली बार ये लगा कि यार वो चौधरी साहब जो आंकड़ों पे बात करते थे, वो चौधरी साहब जो कम से कम ये चीजें ऑन पेपर बात करते थे, ऑन पेपर एक भी इल्जाम नहीं लगा पाए। आप अगर वो कह रहे हैं कि 4 साल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, तो अब तक तो पुलंदा आ जाना था, चाहिए था सामने, ये लीजिए भाई साहब, ये है लिस्ट, 4 साल में इतने लोगों का धर्मांतरण हुआ, ये लोग जो है आदिवासी होकर क्रिश्चियन को कन्वर्ट हो गए, ये कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण हुआ। इसकी कोई अता पता नहीं अभी तक। जो भी आ रही चीजें, मुखरता तो है, गंभीरता और प्रामाणिकता नहीं आ पा रही है अमित जी। ये कभी मिसमैच होता नहीं था बीजेपी के साथ। बीजेपी इसके पहले भी जब आरोप लगाती थी पुख्ता प्रमाण के साथ, वो प्रामाणिकता गायब है और कहीं ना कहीं इसीलिए कांग्रेस हल्के पे ले रही बहुत आजकल भारतीय जनता पार्टी को। अमित जी देखिए, सवाल अब आपने धर्मांतरण किया, तो धर्मांतरण की आज की जो स्थिति परिस्थिति मैं बता दूं, पहले की ये मिशनरीज क्या करते थे, जब धर्मांतरण कराते थे, धर्मांतरण के साथ साथ वे सरनेम भी बदलवाते थे, नाम भी बदलवाते थे, मगर आज उनका पैंतरा बदल चुका है। पहले वो एक प्रकार से जनजाति समुदाय में बड़ा प्रकोप के साथ इन्होंने धर्मांतरण उनका कराया, अब आज ओबीसी वर्ग को ये टारगेट करते हुए चल रहे हैं। मगर हम नारायणपुर की एक छोटी सी घटना हम अगर देखें तो वहां पर जनजाति समुदाय का जो एक अस्तित्व को लेकर, एक वन देव को लेकर, एक उनके संस्कृति को लेकर जो लगातार वहां ईसाई मिशनरीज उन पर हमला बोल रहे थे, उसी का नतीजा था वो। और आज अगर आंकड़ों की आप बात करें आदित्य भाई, मगर आज इनका पैतरा जो बदल चुका है, अगर वो धर्मांतरण करा रहे हैं कि अमित साहू नाम का अगर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करा रहे हैं तो उनके नाम को अमित केरकट्टा नहीं करेंगे, वो रखेंगे अमित साहू, ताकि वो उस समाज में भी रहे और उसको सरकारी सुविधा का भी लाभ मिले। ये पैंतरा बदल के काम करने लग गए हैं आजकल के जो मिशनरी हैं, और ये इसी पैमाने पर धर्मांतरण करते आ रहे हैं, जिसको वास्तविक में न सरकार पकड़ पा रही है और ना समाज भी कहीं पकड़ पा रहा है, सामाजिक आदमी भी। आप मान रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल सरकार की गलती है, सरकार को देखना चाहिए। आज जब कांग्रेस की सरकार जब आई है तो एक पैमाना उनका बढ़ चुका है धर्मांतरण कराने का। वो खुलेआम मीडिया के माध्यम से धमकी देते हैं, मुझे धर्मांतरण कराने का अधिकार है, मैं धर्मांतरण कराऊंगा, ये तक कहते नजर आ रहे हैं यहाँ के मिशनरी एजेंट है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? आदित्य जी, एक दिल पर हाथ रख के एक बात कहिए, क्या ये धर्मांतरण केवल 4 साल में हुआ है? एक बहुत बड़े नेता हैं आरएसएस के, उनसे संपर्क हुआ, मैं नाम नहीं कोट करूं, उनको साफ तौर पर कहना था 15 साल में बहुत सारा धर्मांतरण हुआ, लेकिन चूंकि हमारी सरकार थी इसलिए हम मुखर होकर बोल नहीं पाते थे। क्या सच्चाई नहीं इस बात पर? केवल 4 साल का धर्मांतरण ही है और कुछ धर्मांतरण नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल, देखो, चोरी छुपे धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण का खेल कभी खुलेआम नहीं होता। आज जिस प्रकार से इनके हौसले बुलंद हो गए हैं, खुलेआम ये धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इससे तो साफ बाहर नजर आ रहा है ना। तो सवाल यही है। नितिन जी, ये लाख इंकार कर लीजिए आप लोग, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर आप लोग जो हैं वो मैनेज नहीं कर पाए, फेलियर साबित हुए। उसी परिस्थिति का परिणाम था आरक्षण, उसी परिस्थिति का परिणाम है धर्मांतरण।
क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ और प्लानिंग करके बैठे थे कि पूरा ठीकरा आरक्षण का बीजेपी के ऊपर फोड़ देंगे? धर्मांतरण का मामला आप सोच रहे थे बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा, धर्मांतरण की आग में बस्तर जल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि प्लानिंग पूरी चौपट हो गई कांग्रेस पार्टी की? नितिन जी, कांग्रेस अपने काम को लेकर जनता के बीच जाती है और कांग्रेस अपने काम को लेकर ही विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने वाले जनता के बीच जाएगी। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्मांतरण जहां पे चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा होता है कि किसी तरीके से राम रहीम गौ माता इन सारी चीजों का वहां पर धर्मांतरण धर्म परिवर्तन इन चीजों का जिक्र करके वहां पर फूट डालना, सांप्रदायिकता फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना, तो ये इनका एजेंडा है जिसमें ये छत्तीसगढ़ में तो सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा जी ने कहा, चैलेंज की, ओपी चौधरी जी जवाब नहीं दे पाए, मेरे साथी प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए, वो बोले सरनेम चेंज नहीं करते। बड़ा हास्यास्पद लगता है इनकी बातों को सुनकर, ऐसा लगता है कॉमेडी शो में बैठे, कॉमेडी शो में बैठे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपके आप जो है आप मुद्दों पे यदि बात कर रहे हैं तो समझ में भी बात करो भाई। चलिए, मुझे इस पर नहीं जाना कि इन्होंने क्या बोलना चाहूंगा मैं। जी जी डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि पूरे देश भर में धर्मांतरण हो रहा है, ये बड़े चिंताजनक, खुद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जारी की और केंद्र सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी और क्या विकल्प है ये भी मांगा है। तो एक राज्य में हो रहा है ऐसा धर्मांतरण नहीं है, पूरे देश भर में हो रहा है। कैसे हो रहा है ये अलग अलग व्याख्या, और केंद्र सरकार इसमें प्रस्ताव ला रही है कि किस तरह से उसको रोका जाए। जो भी लोग धर्मांतरण होते हैं उनको सरकार का सुविधा ना मिले, ये मांग जोर शोर से उठ रही अलग अलग क्षेत्रों में। एक और बात, दूसरी बात कि पहली बार है कि पिछड़ा वर्ग बड़े पैमाने पर, साहू समाज खासकर, वो तेजी से धर्मांतरण कर रहा है। तो क्या कारण है? अकेले सरकार की बात नहीं है, इसमें समाज प्रमुखों को, धर्माचार्यों को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रौदर जी, लेकिन बात वही है, हम 15 साल बनाम 5 साल की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आ गया वही आरक्षण और धर्मांतरण। वही तो मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल काम गिनाने जो उन्होंने किया वो गिना नहीं सकती? कांग्रेस जो 5 साल में शासन की, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तमाम चीजें कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, एक ढीला भी नहीं, एक ईंट तक नहीं रखी गई, इस पर चर्चा नहीं हो सकती? फिर घूम फिर के हम आरक्षण और धर्मांतरण, क्या यही दो मुद्दे रहेंगे केवल 2023 में? अमित जी, नहीं, बिल्कुल। आज हम 2018 से अगर 4 साल की इनकी कांग्रेस की बात करें और 15 साल की हमारे भाजपा की बात करें, तो इसी छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया। आज पूरे भारत देश में एक दौड़ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मगर 2018 से उसी छत्तीसगढ़ को एक रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ बना दिया, बीमारू छत्तीसगढ़ बना दिया, धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, महिलाओं पे अत्याचार का छत्तीसगढ़ बना दिया, बोली का छत्तीसगढ़ बना दिया, यहाँ की गौतम न्याय योजना, यहाँ की राजीव गांधी न्याय योजना और यहाँ की विभिन्न योजनाओं के नाम से छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से जाना जाता है। नक्सलवाद के नाम से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा है इन्होंने, अपराध का नवा छत्तीसगढ़, लूट का नवा छत्तीसगढ़, महिलाओं पे अत्याचार का नवा छत्तीसगढ़, धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ गढ़ दिया कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल बोलिए भाई, ये बोल लिया ना आपने, पूरा प्रवचन आपका कंप्लीट हो गया था। आप चालू कर लीजिए प्रवचन। नहीं, आप चालू कर लीजिए तिलक लगा के लंबा, जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप भी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे जो हैं। है जनता भी देख रही है, ये जो जनता भी देख 15 रही है। साल लूट, 15 साल क्या किया कमीशन, अरे भाई तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लूट के वहां पर रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में बोले थे 1 साल कमीशन लाना बनते को, अभी तो वो पोस्टर से भी गायब है, होर्डिंग से गायब है, मंच से गायब है। बताओ यार, चेहरा कौन है तुम्हारे पास? बताओ कौन चेहरा है? भाजपा में कौन चेहरा? अरे बताओ ना भाई, क्या पूरा किया? चलो बताओ, शराबबंदी का कौन सा वादा किया चेहरा था, है? महिला परेशान है। अच्छा चलो, शराबबंदी के सहयोगी हो आप, शराबबंदी के पक्षधर हो गया। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हो। चलो ना, अभी शराबबंदी पर बात करते हैं। शराबबंदी के पक्षधर हो गया ओ अमित भाई, शराबबंदी के पक्षधर होगी नहीं बोलेंगे, ये पक्षधर अब है पक्षधर। क्या किया 4 साल में? अरे 4 साल में आपने नाम नहीं दिया कमेटी में, हम तो कर ही रहे हैं उसको बंद करने अमित जी, का। आपके सत्यनारायण शर्मा जी ने कमेटी के जो अध्यक्ष बने शराबबंदी समिति के, ठीक है। कोरबा का वो नजारा भी मेरे को याद है, जब वो भारतीय जनता पार्टी का मफलर लगा के वो वहां पर शराब पी के वो शराबबंदी वाले कार्यक्रम में गया था। ये सब देखिए, ये सब चीजें चलती रहेंगी। अमित जी, अब जिस तरह की तैयारी शुरू हो गई चैलेंज वाली, आप नहीं मानते कि बीजेपी में कुछ कमी है? प्रामाणिकता जरूरी, क्योंकि जनता आपको देख रही, जनता का
मुख्य साथी होता है विपक्ष। जनता ये मानती है कि हमारे मुद्दे अगर कोई उठाएगा सरकार से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कुछ कमी है तो विपक्ष उसके जरिए सवालों को सामने लगे कि प्रामाणिकता कमी है। क्यों डेप्थ क्यों नहीं आ पा रही? जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कम से कम प्रामाणिकता होनी चाहिए, दस्तावेज होनी चाहिए ताकि लोग उस पर भरोसा करें। ये आधी अधूरी तैयारी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी? क्यों ऐसा लग रहा है अमित जी? नहीं, बिल्कुल कोई आधी अधूरी तैयारी नहीं आती। तो भाई चलो बताओ, ये बताओ, पूरी तैयारी हम चाहे अगर युवा को लेकर बात करें, आज युवाओं की स्थिति छत्तीसगढ़ मेरी आंकड़ा दो भाई, महिला देता हूँ 40 लाख रजिस्टर्ड युवा 2018 में 20 लाख रजिस्टर्ड युवाओं को आपने एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से पूरे देश में पहले नंबर पर रहता था, महिला सुरक्षा के नाम पर तीसरे नंबर पर रहता था। मैं आंकड़ों में बात कर रहा हूँ, मैं खाता ना वही अमित साहू जो बोले सब सही, ऐसा नहीं चलेगा। तथ्यों पे बात करो, मुंह बंद हो जाता है। 5 लाख नौकरी दिया, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है छत्तीसगढ़। अरे सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है भाई, रोजगार दिया बोला, रोजगार आधार ही नहीं है किसी अरे आपके युवा मोर्चा के लड़के भी गोबर बेच रहे हैं, गोबर न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं भाई। क्या कर रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कर रही है? ठीक रमता जी, जिस तरह की तैयारी शुरू हो गई आपस में चैलेंज वाली, आप लगता है बीजेपी में कुछ कमी आपको पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कहा जाता था विपक्ष की भूमिका कोई बहुत बेहतर तरीके से निभा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी निभाती है। प्रामाणिकता क्यों नहीं नजर आ रही? प्रूफ क्यों नजर नहीं आ रहे? डेप्थ नजर नहीं आ रही? आधी अधूरी तैयारी के साथ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, एक बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के पास अब साल भर से भी कम समय बच गया है। वो डेप्थ और वो प्रामाणिकता की कहीं ना कहीं कमी आ रही जो आरोप लगा रहे हैं रावत जी। देखिए, भाजपा इस समय कई प्रकार की दुविधाओं से घिरा हुई है। पहले ये कि एक नेतृत्व होना चाहिए, जिस तरह से भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग, जुझारू नेता, एक ऐसी योजना लाई है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, जिस तरह से धान का कटोरा है, किसान, वो जो मुद्दा लाए उसका काट नहीं है, मुद्दों की काट, नेतृत्व की काट, और तीसरा रणनीति। तो भाजपा के पास रणनीति बेहतर रहती है। क्या यह रणनीति फेल हो रही है? जब रणनीति फेल हो और दिखाने वाली कुछ चीज ना हो तो आप भावनात्मक मुद्दे ला सकते हैं। भावनात्मक मुद्दे आने के बाद सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, तब आपकी जीत की संभावना, सारी चर्चाएं खत्म हो जाती, फिर जीत की संभावना बढ़ जाती। तो क्या हम भावनात्मक मुद्दों की तरफ जाएंगे या जनता से जुड़े मुद्दों की तरफ जाएंगे, उनके जीवन बेहतर बनाने, जो राजनीतिक परंपरा जो होती है, सुचिता की जो बात की जाती है, उस तरफ जाना चाहते हैं, या हम इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं? तो यह रणनीति हिस्सा है या कामकाज को दिखाएंगे कि जनता का बेहतर विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा है, यहां और विकास हो सकता है। देखो, विकास का देखने का नजरिया भी अलग हो सकता है। हम बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों को अपना विकास मानते हैं, या व्यक्ति को विकास मानते हैं, या गांव को विकास मानते हैं? हमारा पैमाना क्या है और किसको दिल में आ रही बात कि कौन किस तरह से विकास कर रहा है? इन सब चीजों पर आगामी चुनाव को देखते गंभीरता से अगर जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीति भी होगी और मुद्दे की बात भी होगी और विकास भी होगा और राजनीति का स्तर ऊंचा उठेगा। ठीक है अमित जी, आने वाले दिनों में जमीन में रणनीति दिखाई देगी। जुबान तगड़ी है, ठीक है, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जमीन पर लड़ाई कब दिखेगी? पीएम आवास का आपने बात की, कल मैंने देखा अरुण साहू जी ने कहा राजनांदगांव में हम पीएम आवास को लेकर पद यात्रा निकालेंगे, विधायकों को घेराव करेंगे। आज अमरजीत भगत ने बहुत साफ कर दिया, भाई हमने तो पैसा जारी कर दिया है। ये हो क्या रहा? शराब को लेकर आप आंदोलन करते हैं, कोरबा में आप ही का एक शख्स दिखता है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए, वो शराब के नशे में नजर आता है। ये क्या तैयारी कमजोर है, ऐसा लग रहा है आपको अमित जी? देखिए, भले वो कांग्रेस की साजिश होगी शराब के नशे में किसी व्यक्ति को भाजपा का गमछा पहनाकर भेजने का, मगर आज देखो लगातार भारतीय जनता पार्टी कई बूथों पर, कई शक्ति केंद्रों पर लगातार जनता के मुद्दे को लेकर, इस पीएम आवास को लेकर लगातार रैलियां कर रही है। कई जिलों में हमारे रैली संपन्न हो गए। आज उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस फंड को रिलीज किया, तो ये कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी जीत है, हमने जनता की लड़ाई लड़ी है। तो फिर उस बात को लेकर फिर विधायकों को घेराव करने का क्या मकसद? मैं वही जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, जो हमारे पास जो केंद्र के आंकड़े 16 लाख आवास जो है प्रधानमंत्री आवास यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने थे, वो अभी तक नहीं मिले और पिछले 2 साल में एक भी मकान स्वीकृत नहीं हुआ। जिनका मकान आधा था वो आधा रह गया। इसकी पीड़ा, एक जनता की पीड़ा को लेकर हमने उस मुद्दे को उठाया और आज कांग्रेस की सरकार ने, आज की सरकार ने पीड़ा तो हमको रहेगी ना। हम जनता के लोग हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, और आपको किस चीज की पीड़ा होगी?
हेलीकॉप्टर आपकी में किस घूम रहे चीज की हो, पीड़ा होगी? सांसद आप रहे तो हो, फंड को उनके अब खाकर जमीन बैठ पे आए हो गए, भाई। 16 लाख आवास को खाकर बैठ गए गरीबों का। ये तो कांग्रेस की नैतिकता है। पीड़ा नहीं है गरीबों को उनकी। हम आवाज बन के उठे तो आज इन्होंने फंड जारी करके आज जारी नहीं किया अमित भाई। अमित जी, मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है, जुबानी तैयारी, लेकिन ये अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की, इतने सीनियर 14 विधायक भारी पड़ते हैं 71 विधायकों के ऊपर। ये बात हम लोगों ने विधानसभा में देखी, राम अवतार जी इस बात को बिल्कुल एडमिट करेंगे, लेकिन प्रामाणिकता क्यों कम हो जाती? क्यों हम प्रूफ के साथ साथ, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो प्रूफ क्यों नहीं हम खड़े करते? आप कह रहे हैं नौकरियां हम नहीं दे पाए, क्यों प्रूफ के साथ हम नहीं आते? आप कह रहे हैं लगातार धर्मांतरण वहां पर हो रहे, तो प्रूफ लाइए ना भाई, इस गांव के गांव कन्वर्ट हो गए, ये डेटा लीजिए, बात करिए। इसमें क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जा रही है अमित जी? नहीं, बिल्कुल हम तो लगातार, देखो हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमारे प्रवक्ता और हम सभी ने मिलकर चावल का मुद्दा उठाया, 5127 करोड़ विथ डेटा लाया। फर्जी प्रूफ के साथ हम हर चीज को रख रहे हैं। मामला ही साफ हो गया भाई। अरे आप लोगों ने, आप तो चावल चोर की श्रेणी में आ गए जी। चावल वाले बाबा, चावल वाला छत्तीसगढ़ की बात पूरा देश कहता है, मगर गरीबों का चावल खाने वाले मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री ने चावल चोरी कर लिया, धान चोरी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने वो कुटकुरी को डाला, वो नान को डाला, उसका स्कूटर, साइकिल, लूना, रिक्शा के भाई, रिक्शा के नंबर में चावल और धान का परिवहन हुआ था। ये बात करते हैं। ठीक, एक नितिन तो जी, चोरी नितिन ऊपर जी, से सीधे नितिन जी, चोरी। आपको नहीं लगता कि आपने 4 साल जो काम किया है, उस 4 साल के काम को आपको दिखाना चाहिए? 15 साल की नाकामी, अब मोहन मरकाम का ये बयान काउंटर आ गया, भाई आप प्रूफ करके दिखाइए। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के जो नेता हैं उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए? भाई 15 साल ये काम नहीं कर पाए ना, इसलिए तो 15 सीटों पर सिमट गए थे। उपचुनाव के बाद अब 14 विधायक हैं केवल। आप अभी भी ये गिना रहे हैं कि 15 साल में ये नहीं हुआ। शिव डहरिया का बयान अक्सर मैं देखता हूं, रमन सिंह ने ये, अरे रमन सिंह ने जो किया जनता ने जवाब दे दिया, जनता अब आपकी तरफ देख रही है, इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगता कि जब आप 4 उंगलियां दूसरों की तरफ उठाते हैं तो 1 उंगली आपकी तरफ भी उठती है? कमजोरी का जवाब क्या केवल कमजोरी से ही देना चाहेंगे आप नितिन जी? तो पहली बात ना, आदित्य जी उंगली नहीं हाथ उठाते हैं, ये हमारा निशान है, पंजे का निशान है। आपने कहा हमने क्या काम किया। इन्होंने आदिवासियों की जमीन को उद्योगपतियों को दे दिया था। सबसे पहले सरकार बनते ही हमने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाई। नक्सलवाद में कमी हुई। अरे रुक जाओ, ये आरक्षण, फिर आरक्षण पे आ गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी आप मेरे को क्या बोले आदित्य जी कि आप अपने काम बताइए। मैंने मेरे काम बताने शुरू किए तो इनको पेट में दर्द हो गया, ये फिर आ गए धर्मांतरण, आरक्षण, राम, रहीम, गौ माता, कृष्ण जी। अरे भाई साहब, मुझे मेरी सरकार की उपलब्धि गिनाने दोगे कि नहीं दोगे? क्या काम किया? मुझे मेरी सरकार की उपलब्धि गिनाने दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, मुझे मालूम है। ये जनता देख रही है हमें, ये टीवी पे हमें जनता देख रही है। सुन लीजिए आप सब, मैं मेरी जनता की उपलब्धियां बताना चाहता हूँ, ये मुझे बताने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैं कहूंगा तो आदित्य जी बोलेंगे कि आप अपना काम बताइए, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो बात बताइए। मैंने काम बताना जैसे शुरू किया, इन्होंने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी। इससे साबित होता है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। इनको भाई 23 में भी साथ हो और 24 में भी बोरिया बिस्तर लपेट लो, केंद्र से भी आप लोग। कांग्रेस साफ है, चिंता नहीं है, कांग्रेस साफ है 23 में। किसानों का कर्जा माफ है, बिजली बिल हाफ है, भाई कोई साफ नहीं है। 2 साल का बकाया बोनस देने का रामोदर जी फाइनल ठीक आदिवासी को गाय देंगे बोले थे, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे। रामोदर जी फाइनल कमेंट, क्या कमी पा रहे हैं कुछ तैयारी में? क्योंकि अब 9 महीने का समय बच गया, अब जितना मुद्दे हम लेकर आएंगे, विधानसभा का सत्र भी भेंट चढ़ गया हंगामे की। जिम्मेदार पक्ष भी है, जिम्मेदार उतना विपक्ष भी है। जनता जाएगी तो जाएगी कहां रामोदर जी? देखिए, मुद्दों के अलावा भाजपा एक सधी रणनीति के तहत भी चल रही है। वो संभागवार, जिलेवार, अलग अलग मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। उसके नेतृत्व ने तैयारी एक तरह से शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जो है, कांग्रेस अपने सरकार है, सरकार का जनमत संग्रह है, क्योंकि सरकार में कांग्रेस है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी योजनाओं को और अपनी काम की शैली को ये लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो दोनों अलग अलग मुद्दों को लेकर जाएंगे। इस मुद्दों के बीच जो है जनता का क्या निर्णय आता है, ये महत्वपूर्ण बात है।
देखिए इसमें भावनात्मक मुद्दों से दरकिनार करते हुए विकास के मुद्दों पर और अपनी योजना क्या, मैं क्या कर सकता हूं आगामी 5 साल में, इसको लेकर अगर दोनों दल जाएं और उस पर बहस हो तो और उसको उसमें पारदर्शिता बढ़ते हुए काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और रणनीति और दल बदल जैसे अनेक जो राजनीति में बुराइयां हैं उसकी तरफ न जाते हुए एक स्वस्थ तरीके, स्वस्थ राजनीति और रणनीति के साथ जाएं तो अच्छा चुनाव होगा। देखिए 15 बनाम 5 का फैसला तो जनता करेगी। 2023 का चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, कुछ ही महीनों का समय है, लेकिन हाँ 15 साल में आपने क्या किया, 5 साल में आपने क्या किया, ये सब चीजों को अगर आप जनता के पास लेकर जाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता है, चलता रहेगा, लेकिन जनता काम पर भरोसा करती। 15 साल का शासन भी जनता ने देखा, नतीजा आपने देखा, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी। 5 साल का शासन ये जनता भी आपको देख रही है। 2023 में फैसला जनता के हाथ में। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल नहीं, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।